हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस। लीजेस का एक टॉपिक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है और काफी सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा भाई ये ऐड क्यों कर रहा हूँ और वो लेस क्यों कर रहा हूँ। सब बस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। कॉन्सेप्टली समझेंगे। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। पता है प्रॉब्लम क्यों आती है लीजेस वाले टॉपिक के अंदर? लीजेस वाले टॉपिक के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के ना बेसिक्स नहीं पता। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है ये सबको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू करते हैं और ये रट रखा है क्योंकि अमाउंट फ्यूचर में खड़ा है तो प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। लेकिन उसको करने से ना न्यूमेरिकल क्या इंपैक्ट है वो किसी को नहीं पता। वो ना कोई सीखना चाहता है, इसलिए लीजेस कठिन लगता है। मेरे साथ साथ समझना। अभी हम कोई बात नहीं कर रहे उसने गाड़ी लीज पे ली उसने गाड़ी लीज पे नहीं दी। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझो। भाई मान लो एग्जाम्पल ए लिमिटेड, ये चलो ऐसे लिखो। यू परचेज द कार, आपने एक गाड़ी परचेज करी। वैल्यू रुपीस, वैल्यू ऑफ कार इज रुपीज 10 लाख। आपने सीए बनने के बाद 10 लाख की गाड़ी ली। यू परचेज द कार बाय टेकिंग लोन। बाय टेकिंग लोन, आपने लोन लिया। अनफॉर्चुनेटली सिंस यू आर न्यूली क्वालिफाइड सीए, नो बैंक is ready to give you loan. The dealer itself provide the loan facility to you. भाई डीलर ने कहा कि मैं तुम्हें दे देता हूं, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो, मैं तुम्हें दे देता हूं लोन। The details of loan the details of loan as follows. Loan amount 10 lakh rupees, period 6 years, annual installment rupees 2 lakh। 2 लाख रुपए की आप एनुअल इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं। अब समझो जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि गाड़ी कितने की है, ये मैंने आपको केस दे रखा है, गाड़ी कितने की है, तो आप क्या बोलोगे? 10 लाख की बोलोगे या 12 लाख की बोलोगे?
अमाउंट पेड कितना है भाई, आप 6 सालों में कितना अमाउंट पे करोगे, आप पे करोगे 2 लाख एक साल में, और 6 सालों में आप टोटल पे करोगे 12 लाख रुपए आप टोटल पे करोगे। बट कार कितने की है, कार तो 10 लाख की है, तो जो 2 लाख आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो क्या है, वो एक्चुअली में इंटरेस्ट है, ब्याज है, इंटरेस्ट है। जो 2 लाख आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट है भाई। वो आपको फ्री में थोड़ा ना पैसे दे देगा, वो कह रहा है भाई साहब या तो अभी 10 लाख दो, अगर अभी 10 लाख नहीं देते, 10 लाख मुझसे लेते हो, तो मैं इंटरेस्ट लूंगा 2 लाख रुपए का। मुझे जरा बताओ, क्या ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट गाड़ी में ऐड होना चाहिए? सर नहीं, नहीं ऐड होना चाहिए। क्यों ऐड होना चाहिए? गाड़ी नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। तो इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाना चाहिए। कल को कोई आपसे पूछे गाड़ी कितने की है, क्या बोलोगे? 12 लाख की है, 10 लाख की है? 10 लाख की गाड़ी है, 12 लाख की तो हमें पड़ी है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर हम सीए बनने के बाद सैलरी वैलरी लेते, जोड़ते, फिर लेकर आते, तो गाड़ी 10 लाख की पड़ती। लेकिन हमारी जल्दी इतनी थी, हमें था सीए बन गए हैं तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए, ऑफिस कैसे जाएं, शान घटती है मेट्रो से जाने में। तो हमने कहा गाड़ी अभी चाहिए, तो हम लोन पे गाड़ी ले आए। अब लोन पे जब गाड़ी लेने गए तो इंटरेस्ट देना पड़ा 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का क्या देना पड़ा? इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक। अब इतनी बात तो सिंपल सी है कि कल को कोई शादी ब्याह में पूछ ले कि गाड़ी कितने की लेकर आए हो, तो यही बोलोगे कि 10 लाख की लेकर आए हैं। ठीक है जी। अब व्हाट डज प्रेजेंट वैल्यू वर्क डू? प्रेजेंट वैल्यू करता क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन गिव अस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ओनली। मान लो आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी हैं। पहली क्या? इंस्टॉलमेंट, 2 लाख रुपए की है, पीरियड 6 ईयर्स का है। तो आप कहते हो, एक बार मैं जरा पेजेस इंसर्ट कर लूं। आप क्या कहते हो? आप कहते हो जनाब ये रहा 6 साल, 1 2 3 4 5 और 6। आप कहते हो कि हमें 2 लाख यहां भी देना है, 2 लाख यहां भी देना है, 2 लाख यहां भी देना है, 1 2 3 4 5 और 6। जब ये वाला 2 लाख दिया तो इसके अंदर 2 चीजें दी, एक दिया प्रिंसिपल और एक दिया ब्याज, एक दिया प्रिंसिपल और एक दिया ब्याज, एक दिया प्रिंसिपल और एक दिया ब्याज। ऐसे करके आपने 2 चीजें दी, प्रिंसिपल भी दिया और इंटरेस्ट भी दिया। प्रिंसिपल भी दिया और इंटरेस्ट भी दिया, आपने 2 चीजें दी भाई, ब्याज भी दिया और मूल भी चुकाया। ठीक। ये जो प्रिंसिपल है, अगर मैं इन सभी प्रिंसिपल का टोटल कर दूं, टोटल ऑफ ऑल पी, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 10 लाख की गाड़ी के बराबर। या ऐसे लिख देते हैं, वो आएगा वैल्यू ऑफ कार के बराबर। सर कैसे आएगा वैल्यू ऑफ कार के बराबर? सुनो जरा ध्यान से समझो। भाई आपने कहा 10 लाख रुपए की गाड़ी है, आपने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हमें लोन दे दो। उसने 10 लाख का ही लोन दिया। उसने लोन कितने का दिया? 10 लाख का दिया। आपने चुकाया कितने का? 12 लाख का, क्योंकि 2 लाख रुपए आपने ब्याज के भी दिए हैं। अब जब आप चुका रहे हो तो आप 10 लाख का प्रिंसिपल पोर्शन भी चुका रहे हो, और जो ब्याज है 2 लाख का, उसका इंटरेस्ट पोर्शन भी चुका रहे हो। सिमिलरली यहां पर भी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, यहां पर भी आप प्रिंसिपल पोर्शन भी चुका रहे हो, आप इंटरेस्ट पोर्शन, जो 2 लाख वाला इंटरेस्ट पोर्शन है वो भी चुका रहे हो। यहां पर भी
प्रिंसिपल भी चुका रहे हो और 2 लाख का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो भी चुका रहे हो। यहां पर भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यहां पर भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यहां पर भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ऐसे करते करते 6 सालों तक आपने पूरा प्रिंसिपल भी चुकाया और आपने पूरा इंटरेस्ट कंपोनेंट भी चुकाया। बस फर्क इतना है, थोड़ा थोड़ा कर करके चुकाया, एक बार में नहीं दिया, एक बार में जाके उसके मुंह पे 12 लाख रुपए नहीं मारे। आपने कहा धीरे धीरे करके देंगे, 2-2 लाख करके देंगे। अब इस 2 लाख में वो दोनों चीजें छुपी हुई हैं, इस 2 लाख के अंदर वो दोनों चीजें छुपी हुई हैं। 10 लाख का प्रिंसिपल भी छुपा हुआ है और जो आपने ब्याज देना है उसका हिस्सा भी छुपा हुआ है। ब्याज का हिस्सा, प्रिंसिपल का हिस्सा मिलके बनी इंस्टॉलमेंट। अगले साल ब्याज का हिस्सा, प्रिंसिपल का हिस्सा मिलके बनी इंस्टॉलमेंट। फिर अगले साल ब्याज का हिस्सा, प्रिंसिपल का हिस्सा मिलके बनी इंस्टॉलमेंट। ब्याज का हिस्सा, प्रिंसिपल का हिस्सा मिलके बनी इंस्टॉलमेंट। दिस इज हाउ योर इंस्टॉलमेंट एक्चुअली कैलकुलेटेड इन रियल लाइफ वर्ल्ड। जब आप रियल लाइफ में लोन लेने जाओगे, वो अगर लगा होगा मैं निकालता हूं आपकी कितनी ईएमआई बनेगी, आप तुरंत कैलकुलेटर पे निकाल के उसे दिखा सकते हो, इफ यू नो द प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक वेरी वेल। तो दिस इज हाउ द प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली वर्क इन रियल लाइफ सिनेरियो। आप जो इंस्टॉलमेंट निकालते हो उसके अंदर दोनों हिस्से होते हैं, प्रिंसिपल का भी होता है और इंटरेस्ट का भी होता है। अगर मैं इन सभी प्रिंसिपल को जोड़ दूं, इन सभी प्रिंसिपल्स को जोड़ता चला जाऊं टकाटक टकाटक टकाटक, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मेरे पास आ जाएंगे वैल्यू ऑफ लोन। मेरे पे क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ लोन। ऐसे लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ लोन। और लोन मैंने किसके बराबर लिया है? लोन मैंने लिया है वैल्यू ऑफ कार के बराबर। देयरफॉर सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कार। सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कार। जब आप इस 2 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू करोगे, 1 2 3 4 5 और 6, जब आप इस 2 लाख रुपए की जो भी रेट आ रहा होगा, हम रेट नहीं निकाल रहे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू करोगे, अच्छा, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग होने लग जाएगा। मैं मोटा मोटा अमाउंट निकाल रहा हूं, मैं अभी रेट नहीं निकाल रहा, आईआरआर वगैरह। आप निकालोगे तो यही अमाउंट आएगा, 33,333। ये कंपोनेंट शामिल है इंटरेस्ट का। और बैलेंस क्या आ रहा है? बैलेंस आ रहा है 2 लाख माइनस 33,333 1,66 667 और सब में सेम आएगा 166। इसको इंटू 6 कर दोगे तो 10 लाख के बराबर आ जाएगा। देख लो जी, 10 लाख के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप प्रेजेंट वैल्यू करते हो ना, जब आप 2 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू इधर लेकर आते हो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इधर लेकर आते हो, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो आप एक्चुअली में वो इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर रहे होते हो। आप एक्चुअली में वो इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि जब आपने ऐड करा होगा तो मल्टीप्लाई करा होगा। इंटरेस्ट कैसे निकाला होगा? प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करा होगा। जब आप डिवाइड करते हो तो आप माइनस करते चले जाते हो, तो आपके पास इन सब का टोटल निकल कर आ जाता है अपने आप। दिस इज हाउ प्रेजेंट वैल्यू वर्क। दिस इज हाउ प्रेजेंट वैल्यू वर्क। और आपको वो क्या दे देता है? अमाउंट ऑफ लोन। और हमारे एग्जांपल में वही बराबर है वैल्यू ऑफ कार के, वो बराबर है वैल्यू ऑफ कार के। मैं रेट लेके नहीं कराना चाहता, अदरवाइज ना बहुत एक्सटेंड हो जाएगा एग्जांपल वगैरह। आप इतना समझ लो कि हाँ, जब हम प्रेजेंट वैल्यू करते हैं किसी चीज को तो उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट हटने लग जाता है। जब मैंने इस 2 लाख को प्रेजेंट वैल्यू करके अपने पास लेकर आया, यानी कि डिवाइडेड बाय रेट करा, तो 33,333 डिलीट हो गया, माइनस हो गया 2 लाख में से, इतना बच गया। जब इस 2 लाख को करा तो ये वाला कंपोनेंट माइनस हो गया और इतना बच गया। जब इस 2 लाख को करा तो माइनस हो गया, इतना बच गया। सिमिलरली हर 2 लाख में से इंटरेस्ट कंपोनेंट
माइनस होता चला गया और क्या बच गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट बच गया। और जब सभी प्रिंसिपल का टोटल करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बराबर अमाउंट ऑफ लोन के। और अमाउंट ऑफ लोन क्या है, गाड़ी की वैल्यू, क्योंकि आपने डाउन पेमेंट तो करी नहीं, आप तो नल जेब में कुछ भी लेके नहीं गए थे, नल ले गए थे, है ना, पैसे तो थे नहीं, गाड़ी लेने चले गए। अब उसने कहा कि चलो ठीक है पूरा लोन देते हैं, डाउन पेमेंट आपने करी नहीं, उसने पूरा का पूरा 10 लाख का लोन दिया, वही क्या निकली, वैल्यू ऑफ कार। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ लीजेस। एग्जाम्पल, consider the same situation as in above example। जैसी ऊपर है वही सेम सिचुएशन है आपके साथ, except you ask the dealer that you will pay rupees 2 lakh every year as rental। You do not want to tell the society that you took loan। ब्रैकेट में लिखो, you feel ashamed about it। ठीक है जी, आपको शर्म आ रही थी तो आपने डीलर से कहा कि जनाब आपको 2 लाख रुपए तो चाहिए ना हर साल के 6 सालों तक। उन्होंने कहा हाँ। आपका काम हो जाएगा, उन्होंने कहा हाँ। तो उसने आपने कहा कि आप मुझे लोन ना दो कृपा करके, क्योंकि आप मुझे लोन दोगे तो मेरे बगल वाले अंकल बैंक में ही काम करते हैं, मेरा सिविल विविल चेक कर लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे नाम पे लोन है। और फिर जब भी सुबह ऑफिस में निकलूंगा, गाड़ी में बैठने लगूंगा सूट वूट पहन के, ये दिखाते हुए कि हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अंकल ताना मारेंगे कि लोन की गाड़ी है, लोन की। मैं नहीं चाहता मुझे कोई ताना मारे। आप एक काम करो, आप मेरे साथ लीज एग्रीमेंट कर लो। अगर लीज एग्रीमेंट करोगे तो वो लोन भी नहीं होगा। सिबिल एक ना रिकॉर्ड होता है जिसमें पता चलता है हर इंसान का कि उसने कितना लोन ले रखा है और कहाँ कहाँ डिफॉल्ट करा है। उसके हिसाब से लोग इन जनरल लोन देते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं। तो वो मेरे सिविल रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा एंड मैं बच जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने गाड़ी लोन पे ली है। तो देयरफॉर यू आस्क द डीलर के यू विल पे 2 lakh rupees as rental every year till 6 year, and you don't want to tell the society that you took the loan। Dealer agree and you guys enter lease agreement as follows। Lease rental rupees 2 lakh, period 6 years, period 6 years।
मुझे जरा एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 लाख, 2 लाख, ये आपका क्या है? ये आपका है लीज रेंटल। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, सारी कहानी सुन के आपको क्या लग रहा है? क्या सच में गाड़ी आपने लीज पे ली है? क्या सचमुच में गाड़ी आपने लीज पे ली है? आपको क्या लग रहा है? ये छोड़ दो कि सर वो कंडीशनें लिखी हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू, वो सब छोड़ दो। वो अगर वैसे पढ़ना है तो आप गलत जगह आए हो। आप अपना रिफंड लो और अपना कहीं और से तैयारी कर लो। मैं वैसे नहीं करा सकता। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये 4 कंडीशन है, रट लेना काम हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, रट लेना काम हो जाएगा। मुझे नहीं पसंद। मेरे को डिस्कशन करना अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ कि उनको क्या लग रहा है, उनके अंदर क्या फील आ रही है, क्योंकि उसी से फायदा है। तभी पैसे देने का भी फायदा है और तभी क्लासेस लगाने का भी फायदा है। मुझे जरा बताओ, क्या आपको लग रहा है, अंदर से आपको लग रहा है कि आपने गाड़ी रेंट पे ली है? नहीं सर, हमने गाड़ी रेंट पे तो नहीं ली सर, ये गलत है। ये तो लीज रेंट क्या है? ये झूठ है। ये क्या है? झूठ है। बगल वाले पड़ोसी से, शर्मा अंकल जी से बचने के लिए ये झूठ बोला जा रहा है, तो ये झूठ है। ठीक है, तो लीज पे तो नहीं ली, गाड़ी तो खरीदी है। तो ये सब तो सर दिखाया जा रहा है। तो आपने एक्चुअली में क्या ली है? गाड़ी ली है। तो आप अपने पेरेंट्स को क्या कहोगे? पेरेंट्स से तो झूठ नहीं बोलोगे, आप अपने पेरेंट्स को क्या कहोगे? सर पेरेंट्स को तो सच ही बताना पड़ेगा ना। पेरेंट्स के आगे विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकते। विंडो ड्रेसिंग का मतलब जानते हो आप लोग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो हुआ है उसे वैसा ना दिखाना जैसा वो हुआ है, बल्कि उसे वैसा दिखाना जैसा हम चाहते हैं। उसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट्स की भाषा में। तो आप अपने पेरेंट्स को तो झूठ नहीं बोलोगे? हाँ सर। तो पेरेंट्स को तो सच ही बताओगे? हाँ सर। तो पेरेंट्स को बताने के लिए आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखानी पड़ेगी? एसेट दिखानी पड़ेगी। तो देयरफॉर इस लीज को कैसे क्लासिफाई करोगे? एज अ फाइनेंस लीज आप क्लासिफाई करके चलोगे, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से यानी कि शेयर होल्डर से झूठ नहीं बोल सकते। उनको तो सच ही बताना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि देखो दोस्त, अगर आप इस लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू करते हो तो आपको पता चलेगा कि हमने एक्चुअली में जितनी भी पेमेंट करी है, सम ऑफ ऑल पेमेंट्स, वो किसके बराबर हैं? वो वैल्यू ऑफ कार के बराबर हैं, इज इक्वल टू ₹10 लाख के बराबर है। इज इक्वल टू ₹10 लाख के बराबर है। तो देयरफॉर वी actually buy that car and not taken it on lease and not taken it on lease। और जब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो 10 लाख रुपए की वैल्यू भी आ जाएगी। आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी हुई होगी। पॉइंट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ लीज। लीज की क्लासिफिकेशन अब आपको ना समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लीज। लीजेस आर classified into finance lease and operating lease।
चक्कर क्या है, फास्ट ट्रैक बैच में ना टाइम कम होता है, क्योंकि बच्चे, हमें पता है बच्चे के पास समय कम है, को बाकी सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने हैं, 2 महीने बाद फिर पेपर आके खड़े हो जाते हैं, तो ज्यादा ना ज्ञान नहीं दिया जाता। रेगुलर बैच के अंदर समय होता है, तो फिर उसके अंदर एग्जाम्पल्स के साथ चीजें और इलेबोरेटेड तरीके से पढ़ाई जाती हैं। बट इसलिए खुद को रोकना पड़ता है कि नहीं नहीं बताना, इतना ही बताना है, जाके उसको कनेक्शन फील हो जाए और वो अपना सवाल ढंग से कर सके। फाइनेंस लीज का मतलब क्या होता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि जहां जहां पे हिंदी में लिखवा सकूं आपको लिखवा सकूं, या ताकि आप अपनी लैंग्वेज में जब उसको पढ़ो तो समझ पाओ। फाइनेंस लीज का मतलब होता है एक्चुअल में कार परचेज करी है, बट ऑन पेपर लीज दिखा रहे हैं। अगर थोड़ा सा और मेरा बड़ा मन कर रहा है आपको बताने का, मैं लिंक करवा दूं, तो इसे ही बोलते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसे ही बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्योंकि आप क्या दिखा, सब्सटेंस ऑफ विंडो, जैसे विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली में नहीं हुआ, जो एक्चुअली में हुआ है उसे मत दिखाओ, जो दिखाना है उसे दिखाओ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म उसी का उल्टा है। विंडो ड्रेसिंग अगर चोर है तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म पुलिस है। चोर कह रहा है कि जो हुआ है वो मत दिखाओ, जो दिखाना है, जो मन कर रहा है वो दिखाओ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि नहीं, जो मन कर रहा है वो मत दिखाओ, जो एक्चुअली में हुआ है वो दिखाओ। यहां पर आप चाह रहे थे कि एक्चुअली में क्या हुआ है, गाड़ी खरीदी गई है, हम क्या चाहते हैं दिखाना, भाड़े पे लेना। पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कह रहा है, पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना। एक्चुअली में क्या है, गाड़ी खरीदी गई है, तो बैलेंस शीट के अंदर भी वही दिखाओ, और जो मन कर रहा है लीज दिखाने का वो मत दिखाओ। और बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाओ कि हमने लोन लेके गाड़ी ली, ठीक है, लोन लेके गाड़ी ली। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है एक्चुअल में लीज पे लेना, भाड़े पे लेना, एक्चुअल में भाड़े पे लेना, ठीक। फॉलोइंग कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। मैं आगे लिख नहीं रहा, आप मुझे बताना किसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। वैसे तो आपने रट्टे मार रखे होंगे, लेकिन स्टिल ट्राई करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट लेजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कंडीशन क्यों डाली गई है। नंबर 2, लीज टर्म कवर सब्सटेंशियली इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। दो तरीके की लाइफ होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूजफुल लाइफ। सर दोनों में फर्क क्या होता है, आज तक समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है कि ये एसेट इतनी ही चलेगी, उसके बाद ये 100% खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसका कुछ नहीं है। जैसे एक डीजल गाड़ी 10 साल तक चलती है, 10 साल के बाद उसे कोई नहीं चला सकता। पेट्रोल गाड़ी 15 साल तक चलती है, 15 साल के बाद उसे कोई नहीं चला सकता। दिल्ली शहर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। लेकिन 6 साल के बाद गाड़ी चला के दिखा दे, अगर किसी ने ढंग से 6 साल गाड़ी चलाई है,
तो उसके बाद वो उसको बेच ही देगा, क्योंकि उसको पता है उस पर इतना खर्चा होने वाला है कि अब ना चलेगी। तो वो उसकी एक यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ डिफर कर सकती है। मेरे 6 साल मैं गाड़ी जिस हिसाब से चलाता हूँ, 6 साल के बाद वो खत्म हो जाती है, उसके बाद उसमें कुछ ना बचता। तो मेरे लिए यूजफुल लाइफ 6 साल है। आप अपने हिसाब से आराम से चलाने वाले बंदे हो, आपके लिए वो 9 साल भी चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के लिए 5 साल, 3 साल में, टूर एंड ट्रैवल वाले 3 साल में गाड़ी को खत्म कर देते हैं। तो यूजफुल लाइफ में डिफर, दैट इज वाई यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड एज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि वो डिफर कर सकती है, सब एस्टिमेट करते हैं। इकोनॉमिक लाइफ इज इक्वल टू फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज उसके बाद एसेट का कोई काम नहीं है, एसेट नहीं चलेगी, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड इकोनॉमिक लाइफ यूज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी की तरफ। लेजी has an option to pay, has an option to purchase asset at the end of lease period by paying नॉमिनल अमाउंट। समझ में आ रहा है क्यों? भाई जब पूरे 10 लाख रुपए दे दिए, एंड में उसने बोला कि भाई 100 रुपए का सगन चढ़ा के गाड़ी तुम्हारी, 6 सालों के बाद 100 रुपए और देने पड़ेंगे सगन चढ़ा के कि तुम्हारी आज के दिन तो गाड़ी तुम्हारी हुई है। तो बड़ा ही नॉमिनल अमाउंट देके आप अपनी गाड़ी अपने नाम पे करा सकते हो। अभी तक तो गाड़ी आपके नाम पे नहीं होगी, क्योंकि आपने तो लीज का एग्रीमेंट करवा रखा है। हाँ, गाड़ी आपके नाम पे नहीं होगी, टाइटल में नॉट ट्रांसफर, बट यहाँ पे आप टाइटल के बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं कर रहे। आप किसके बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो? मैंने आपको AS1 में ही बताया था कि अब 11th 12th फाउंडेशन को निकाला दिमाग से, कि जहां पे घटनाएं होती थी और आप जनरल एंट्री डालते थे, वो दिन गए। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अब आप CA हो, आपको एंट्री करनी है, आपको अकाउंटिंग करनी है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि भाई मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या पिक्चर दिखेगी, मेरे शेयर होल्डर्स को क्या दिखेगा। आपको ट्रू एंड फेयर दिमाग में रख के काम करना है। तो अब टाइटल के पीछे नहीं भागना है कि गाड़ी तो मेरी है ही नहीं, कैसे दिखा दे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ। यहां से पढ़ लेते हैं। वन 107। देखो जी, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। यहाँ नॉमिनल अमाउंट की बात नहीं थी, लेकिन ठीक है। The lessee has an option to purchase that at a price which is expected to be sufficiently lower than the fair value। ये रही वो नॉमिनल वैल्यू वाली बात। इसका मतलब है ओनरशिप, टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। एट द डेट ऑफ द ऑप्शन बिकम एक्सरसाइजेबल सच दैट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। और ऐसा लगता है कि ऑप्शन जो है एक्सरसाइज हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि जब लेजी है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एसेट को परचेज कर सकता है बहुत ही कम अमाउंट देके, और दूसरा लीज या फिर लीज के अंत के बाद ओनरशिप जो है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी तब भी। या जैसे आपने गाड़ी ली, जैसे लीज पीरियड एंड होगा, 2-2 लाख रुपए करके आपने चुका दिया, तो गाड़ी डीलर को थोड़ा ना दिया होगा, गाड़ी खुद ही लेकर आओगे गाड़ी, क्योंकि पूरे पैसे दिए हैं गाड़ी के, तो डीलर ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। या फिर कोई छोटा मोटा 100 रुपए का सगन डलवा के आपके नाम पे कर देगा। लीज टर्म बिकम द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। जो लीज टर्म है वो अप्रोक्सीमेटली इकोनॉमिक लाइफ के बराबर होनी चाहिए। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट टू at least substantially 90% of more। substantially का मतलब क्या है? 90% of more all of the fair value of the lease assets। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई साहब, इस पे ही सवाल आते हैं। या फिर वो एक ऐसे स्पेशलाइज नेचर की है सच दैट ओनली लेजी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। आपने भाई जो गाड़ी ली थी, लेट से 10 लाख की, कौन सी सोनेट गाड़ी आती है 10 लाख की, आपने कहा छत कटवा दो इसकी। अब वो गाड़ी आपके अलावा और कोई लेगा ही नहीं, छत कटी हुई सोनेट कोई लेगा ही नहीं। आपने कहा मुझे तो भाई वो चाहिए, छत कटी हुई चाहिए, सनरूफ चाहिए, पैनोरामिक, कटवा दो इसकी छत। मेरी गाड़ी है ना, मैं 2-2 लाख रुपए करके देता रहा हूँ, उसने कटवा दी। तो आपने एक ऐसा मॉडिफिकेशन करा दिया जो अब आप ही लोगे। ठीक है, जो अब आप ही लोगे,
तो देयरफॉर अब वो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी आपने एक्चुअली में खरीदी है। तो एक कंडीशन थी टाइटल ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज पीरियड और एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज नेचर, स्पेशलाइज नेचर की एसेट है। Asset is of specialized nature that lazy that only lazy can use it। ठीक है, तो आपको ये सारी कंडीशंस पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि हमने एक्चुअली में एसेट खरीदी है। भाई पहली कंडीशन तो हमने प्रूफ ही करवा दी थी कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। दूसरा, लीज टर्म सब्सटेंशियली कवर करती है इकोनॉमिक लाइफ के भाई आप जितने टाइम वो एसेट चलनी है उतने टाइम वो आप ही के पास रहेगी इकोनॉमिकली, जितनी इकोनॉमिक उसकी लाइफ है। तो इसका मतलब वो आप ही की एसेट है, वो लेके आपसे करेगा क्या, कबाड़ी को थोड़ा ना बेचेगा। दूसरा, लेजी एज एन ऑप्शन टू परचेज एसेट एट द एंड ऑफ द, भाई आपके पास ऑप्शन है कि आप 100 रुपए का सगन देके अपने नाम पे एसेट ले लो, तो इसका मतलब एसेट आपकी है। तीसरा, आपके नाम पे ट्रांसफर टाइटल जो है वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आपने छत कटवा रखी है गाड़ी की कि भाई आपको ही फिर आप ही इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो गाड़ी आपकी है, तो भी माना जाएगा कि आपने एसेट लीज पे नहीं ली, आपने एसेट परचेज करी है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक, इफ एनी ऑफ द above condition satisfied, then lease is finance lease, otherwise ऑपरेटिंग लीज। अदरवाइज वो क्या है, ऑपरेटिंग लीज है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल, राम took a car on lease following are the particulars: lease rental रुपीस 1 लाख, लीज पीरियड 5 years, fair value of car ₹4 लाख, और केस नंबर 2 ₹12 लाख। डिस्काउंट रेट 10%, क्लासिफाई लीज। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
लीज रेंटल, तो आप कैसे निकालोगे? 1 लाख का लीज रेंटल है इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% कॉमा कितने सालों के लिए? 5 ईयर इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1/1.10, 1 2 3 4 5 ग्रैंड टोटल 3.79, 3.791 इंटू 1 लाख रुपीज, 3,79,100। मेरे को थोड़ी ऐसे शॉर्ट में करने की आदत है, और दूसरे कई बच्चे ना टेबल भी बनाते हैं, तो लो मैं वैसे भी कर देता हूँ। ईयर्स 1 2 3 4 और 5, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, 1/1.10, तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 अमाउंट एक लाख, प्रेजेंट वैल्यू 90,900 इंटू 0.826, 82,600, 1 लाख इंटू 0.751, 75,100, 1 लाख इंटू 0.683, 1 लाख इंटू 0.621, 62,100 प्लस 68,300 प्लस 75,100 प्लस 82,600, 99,0, 3,79,000। हमारा 100 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा था क्योंकि वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, ठीक है। तो देखो फेयर वैल्यू कितनी है? 4 लाख, तो बताओ कितना परसेंटेज बराबर है? 3,79,000 इज डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 94.75, तो ये 90 से ज्यादा है। तो देयरफॉर आप जो अमाउंट पे कर रहे हो, जब आपने 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो इसका मतलब आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, माइनस इंटरेस्ट, इधर से भी माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट और माइनस इंटरेस्ट। तो ये क्या आ गया? जो अमाउंट आपने एक्चुअली में गाड़ी के लिए पे करा है, वो कितना पे करा है? 3,79,000 आपने गाड़ी के लिए पे करा है, और गाड़ी है कितने की? 4 लाख रुपीज की गाड़ी है, तो आपने 94% अमाउंट गाड़ी के लिए ही पे करा है। तो देयरफॉर यू परचेज द एसेट, इट इज अ फाइनेंस लीज। केस नंबर 2, परसेंटेज आएगी 3,79,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 379 डिवाइडेड बाय 12 लाख, तो ये 31% आ रहा है। इसका मतलब आपने वो नहीं करा, क्या कहते हैं, गाड़ी के लिए सिर्फ 30% ही पैसा दिया है, नॉट इक्वल, नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो देयरफॉर यू डिड नॉट बाय द कार, इट इज एन ऑपरेटिंग लीज। ये वाली लाइन आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहे, ठीक है। आपको बस ये लिखना कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंसिंग लीज है, ठीक है। चलो जी, फिर उसके बाद एक बार मैं पानी पी लूं।
एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, राम बाय अ कार, या नहीं बाय थोड़ा ना करनी है, राम टुक अ कार ऑन लीज, फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स, ए लीज रेंटल रुपीज 1 लाख, बी लीज पीरियड 5 years, सी डिस्काउंट रेट 10%, डी फेयर वैल्यू ऑफ कार रुपीज 4 लाख, apart from other from above, Ram also agreed to pay residual value at the end, residual value at the end of lease period amounting to rupees 10,000। इसके अलावा राम कसम भी खाया है, राम बोला मैं दूंगा 10,000 रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए और भी दूंगा, 1 लाख का लीज रेंटल दूंगा 5 सालों तक, और 5वें साल के अंत में 1 लाख प्लस 10,000 और दूंगा। तो बताओ राम के बिहाफ पे, राम के बिहाफ पे राम ने कितनी पेमेंट्स करनी है? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और 5वें साल में 1,10,000। तो अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू करोगे, क्योंकि राम 10,000 की भी वादे कराया, तो इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट गाड़ी के लिए होगा और कुछ कंपोनेंट ब्याज के लिए होगा, आपको वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% कॉमा 5 प्लस 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% कॉमा 5, 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, 3.791। तो 1 लाख इंटू 3.791 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, 10,000 इंटू 0.621। तो 1 लाख इंटू 3.791, 3,79,100 प्लस 10,000 इंटू 0.621, 6210 प्लस 379,100, 3,85,310, 3,85,310। फेयर वैल्यू कितनी है? 4 लाख, परसेंटेज निकालो, 96% आ रहा है। फाइनेंस प्लीज, फाइनेंस प्लीज, ये क्या हो गई? फाइनेंस प्लीज हो गई। ठीक, अच्छा
स्क्रीन क्लासिफिकेशन। अब आएगा नंबर 4, determination of lease rental। A, finance lease। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, फाइनेंस लीज और एग्जाम्पल। भाई आपको ये भी सवाल आता है ना, लीज रेंटल निकालो। तो राम took a car on finance lease following are the detail। लीज रेंटल लीज पीरियड 5 years, डिस्काउंट रेट 10%, गारंटेड आरवी। जीआरवी का मतलब जो राम ने गारंटी दे रखी है, गारंटी आरवी 10,000, फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू 3,85,310। कैलकुलेट लीज रेंटल। सॉल्यूशन, भाई क्योंकि वो बोल रहा है फाइनेंस लीज है, तो एक बात अब आपको पता है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट बराबर होगी किस बात के, लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू के प्लस गारंटेड आरवी की प्रेजेंट वैल्यू के। तो लेट लीज रेंटल इज इक्वल टू एक्स। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है, 385,310 इज इक्वल टू लीज रेंटल है एक्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% कॉमा 5 प्लस गारंटेड आरवी कितनी है 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% कॉमा 5। 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, ग्रैंड टोटल 3.791। तो 3.791 एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, 10,000 इंटू 0.621, 10,000 इंटू 0.621 पास 6210, 3.791 एक्स प्लस 6210। तो x इज इक्वल टू 385,310 माइनस 6210 डिवाइडेड बाय 3.79। तो 385,310 माइनस 6210 डिवाइडेड बाय 3.79, ये आ गया 1,000,026, वही 1,00,000 के आसपास आ गया। लो बच्चे रट्टा मारते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो डिटर्मिनेशन वाले क्वेश्चन है उसका रट्टा मार रखा है कि पहले अनगारंटेड वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर जो कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दो और फिर उसको डिवाइड कर दो किससे, उसको डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ये स्टेप्स का रट्टा मार रखा है और कहते हैं कि हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे। कर लो, ये है। अगर मेन कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ दिमाग पे प्रेशर ही नहीं, ये समझना है, बस इतनी सी चीज समझनी। अगर मेन कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ दिमाग पे प्रेशर ही नहीं।
सी ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का तो क्या मतलब है भाई, एक्चुअली में भाड़े पे ली है। तो जब एक्चुअली में भाड़े पे ली है तो जो भाड़ा एग्रीमेंट के हिसाब से तय होगा, लीज रेंटल shall be based on lease agreement. Example, following are the particular of operating lease agreement. Cost of asset rupees 10 lakh, margin to be earned 20% of cost of asset. C, lease rental should be equal on 5-year lease term. Solution. सॉल्यूशन। तो भाई साहब 10 लाख रुपए की एसेट है, उससे मार्जिन लेना है 20% और 5 ईयर्स के अंदर इक्वल रेंटल लेना है, तो निकल कर आ जाएगा 10 लाख प्लस 20% डिवाइड बाय 5 रुपीज 2,40,000 रुपीज 2,40,000 का आपका क्या आ गया, लीज रेंटल निकल करके आ गया। अगला पॉइंट डालते हैं, अनगारंटेड गारंटी रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू जो होती है एसेट की, वो दो तरीके की होती है, एक होती है गारंटेड, एक होती है अनगारंटेड। गारंटी का मतलब क्या होता है, लेजी, guaranteed to pay this amount to lessor। अनगारंटेड का मतलब क्या होता है, लेजर कैन रिकवर, क्या ऐसे लिखता, अनगारंटेड का मतलब होता है रेजिडुअल वैल्यू दैट कैन बी generated by laser but not guaranteed। भाई वो जनरेट कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने गाड़ी ली तो आपने बोला कि 10,000 रुपए मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको 5-6 सालों बाद दूंगा, तो वो क्या होगी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन डीलर जानता था कि यार 6 सालों के बाद, मान लो गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ 6 साल ही है, डीलर को पता था कि भाई 6 सालों के बाद जब ये गाड़ी खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगी, सरकार भी चलाने से मना कर देगी, तो कबाड़ में लोहा भी बेचूंगा तो भी 50,000 रुपए का बिक जाएगा। तो 10,000 आपने दिए, 50,000 उसे लग रहा है बिक जाएगा, तो 40,000 रुपए की उसके लिए क्या हो गई, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, टोटल आरवी इज 50,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल लिखो जरा। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ फाइनेंस लीज। नंबर ए, लीज पीरियड 5 years। नंबर बी, टोटल आरवी 50,000। नंबर सी, GRV 10,000। नंबर डी, डिस्काउंट रेट 10%। नंबर ई, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, कैलकुलेटर कहाँ गया? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, एक दिन सेकंड देना बस। 1/1 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए की एसेट की फेयर वैल्यू है। डिटरमाइन लीज रेंटल। सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि ये एक फाइनेंस लीज है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई साहब फेयर वैल्यू जो है एसेट की 5 लाख रुपए की, वो किसके बराबर है? लेट लीज रेंटल एक्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10%, कॉमा 5 प्लस गारंटेड आरवी कितनी है? 10,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, कॉमा 5 प्लस। अब जरा ऐसे सोचो, अभी आप क्या निकाल रहे हो? लीज रेंटल निकाल रहे हो। अब भाई जब आपने लीज रेंटल की उसके साथ बात करी होगी, तो डीलर को तो पता है ना, डी के टर्म्स एंड कंडीशन देखते हुए कि हाँ भाई मेरी गाड़ी 50,000 दे देगी, 10 ये और दे रहा है, टोटल 50 देगी, 10 ही दे रहा है, मोटा मोटा 40 की मेरी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है, वो भी मैं रिकवर करा ही लूंगा जब ये एसेट को देगा। तो इससे वो माइनस करवा देता हूँ, लीज रेंटल एडजस्ट करवा देता हूँ। मतलब ऑब्वियसली जब आप ये कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हें इतने रुपए के लीज रेंटल भी दूंगा प्लस गारंटेड आरवी भी दूंगा, और उसको भी पता है बैक ऑफ द माइंड में कि हाँ भाई इतने की अनगारंटेड भी निकल जाएगी, तो वो उसको भी कंसिडर करेगा ना लीज रेंट निकालते वक्त। तो इसलिए आपको यहाँ पर अनगारंटेड भी लेनी होती है। 40,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, कॉमा 5। तो निकालो जरा, x इंटू 3.791, ये तो याद ही हो गया। 1/1.10, 1 2 3 4 5, 3.791, 1/1.10, 1 2 3 4 5, 621, 10,000 इंटू 0.621 प्लस 40,000 इंटू 0.621, 2.621, तो ये आता है 3.791x प्लस 6210 प्लस 40,000 इंटू 0.621, 24,840। x इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 6210 माइनस 24,840 डिवाइडेड बाय 3.791। 5 lakh minus 6210 minus 24,840 divided by 3.791, 1,23,700
ये क्या आ गया आपका लीज रेंटल। एक और एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, फॉलोइंग आर द particulars of an lease. Lease period 5 years. लीज रेंटल 1,23,700। डिस्काउंट रेट 10%। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 5 लाख। डिटरमाइन डिटरमाइन लीज क्लासिफिकेशन। भाई लीज को क्लासिफाई करके दिखाओ। सॉल्यूशन, मुझे जरा बताओ, मैंने आपको बिल्कुल पहली क्लास पे, अब स्टार्टिंग के अंदर क्लास की क्या बोला था। मैंने आपको बोला था कि भाई साहब आप क्या देखते हो, जो अमाउंट आप पे कर रहे हो, आओ मैं दिखा देता हूँ। हमने क्या करा था, हमने कहा था कि जो भी अमाउंट मैं पे कर रहा हूं, टन है टन है टन है टन है टन है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब आप करते हो तो इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस हो जाता है। इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस हो जाता है, देखो मैंने हमने यहाँ पे कहीं लिखा भी था, इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस हो जाता है और सम क्या बचता है, प्रिंसिपल्स का। फिर आप प्रिंसिपल्स का सम देखते हो कि भाई जो आपने अगर अदर देन इंटरेस्ट जो आपने पे करा, क्या वो फेयर वैल्यू के बराबर पे करा या नहीं करा। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपने पे करा, क्या पे करा, आपने पे करा। ठीक, मुझे जरा बताओ इस सवाल के अंदर, क्या लीज रेंटल आपने पे करे। हाँ जी। अच्छा यार, इसके अंदर एक चीज तो मिस हो गई। GRV 10,000, UGRV 40,000। क्या लीज रेंटल आप पे कर रहे हो, हाँ जी कर रहे हैं। क्या गारंटेड आरवी भी आप पे कर रहे हो, हाँ जी कर रहे हैं। क्या यूजीआरवी आप पे कर रहे हो, नहीं सर यूजीआरवी पे नहीं कर रहे। तो मुझे जरा बताओ, जब आप लीज को क्लासिफाई करोगे ये चेक करने के लिए कि जो टोटल पेमेंट आप कर रहे हो उसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर हटा दें, प्रिंसिपल को देखें, तो क्या वो एसेट के बराबर है या नहीं। तो जब यूजीआरवी आप पे ही नहीं कर रहे तो वो लोगे या नहीं लोगे, नहीं लोगे। तो मुझे जरा बताओ सॉल्यूशन। 5 लाख approximately is equal to 1,23,700 into present value annuity factor 10% कॉमा 5 प्लस आप क्या पे कर रहे हो, गारंटीड GRV 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% कॉमा 5 अप्रोक्सीमेटली 1,23,700 इंटू 1/1.10, 1 2 3 4 5 3.791 प्लस 1/1.10, 1 2 3 4 5 0.621, 10,000 इंटू 0.621, तो 21,700 इंटू 3.791, ये बराबर होता है 468,947 प्लस 10,000 इंटू 0.621, 6210। तो ये किसके अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाता है, 468,947 प्लस 6210, 4,75,157। और ये इन परसेंटेज टर्म में कितना आता है, 475,157 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 95%। तो देयरफॉर इट इज
फाइनेंस लीज, इट इज फाइनेंस लीज। हेडिंग डालो नंबर 6, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। लेजी और लेजर। ऑन टेकिंग एसेट ऑन लीज। तो लेजी क्या एंट्री डालता है, लेजी कहता है भाई एसेट उसकी हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने लोन दिया है तो वो दिखाता है लीज लाइबिलिटी। और लेजर क्या बोलता है, लेजर कहता है कि भाई एसेट चली गई और मैंने लोन दिया है तो वो दिखाता है लीज रिसीवेबल। इसके यहां डिफरेंस बचता है क्योंकि ये बुक वैल्यू होती है। एनी डिफरेंस कैन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दिखाता है इसको नेट इन्वेस्टमेंट पे। अभी समझाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले नोटिंग पे ध्यान दे देते हैं। ये दिखाता है एसेट को इस पे लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। इन आइडियल केस सिनेरियो अगर आप ध्यान से सोचो भाई, अगर आप 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू करके लाओगे तो वो 100 से कम ही आएगा, वो 100 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो इन आइडियल केस सिनेरियो फेयर वैल्यू हमेशा कम आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट की, हमेशा कम ही आएगी। अगर वो ज्यादा आ रही है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने में गलती करी है, अदरवाइज वो ज्यादा नहीं आ सकती। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है कि आपको गलत डिस्काउंट रेट देता है ताकि वो ये चेक कर सके। तो इसलिए आपको इसका लोअर ऑफ लेना होता है। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज नॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि हम फेयर वैल्यू से ज्यादा थोड़ा ना दिखा सकते हैं एसेट को। तो आज तक तो कभी सोचा नहीं, एएस 10 में तो कभी भी नहीं सोचा कि फेयर वैल्यू से ज्यादा नहीं दिखा सकते, तब क्यों नहीं आया था ये वाला थॉट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस इसलिए बना रखा है कि हाँ भाई आप सब, हर किसी को पता है अगर आप 10% से 100 की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो कभी भी 100 से ज्यादा नहीं आ सकता, कम ही आएगा। तो देयरफॉर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विल ऑलवेज बी लोअर। बट हाँ, क्योंकि आई से आपका चेक करता है ये वाला पार्ट, तो इसलिए हम लिखवा देते हैं भाई, स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है कि लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब देखो इसने क्या बुक कर ली, इसने बुक कर लिया लोन, के लोन पेबल है, इसने दिखा दिया लोन रिसीवेबल है। तो लोन पेबल पे ये ब्याज बुक करेगा, लोन रिसीवेबल पे ये इनकम बुक करेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम, तो ये कहेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लायबिलिटी, और ये कहेगा लीज रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अमाउंट इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग इनटू rate of interest, amount is equal to outstanding into rate of interest. Number 3, depreciation on asset, ये एंट्री करेगा क्योंकि अब एसेट इसके पास है, तो डेप्रीसिएशन टू एसेट, और क्योंकि इसने एसेट ही बेच दी तो ये डेप्रीशिएट नहीं करेगा।
लाइफ इज इक्वल टू लाइफ ऐसे लिखो, ओ ओ ओ एसेट विल बी परचेस्ड बाय लेसी या ट्रांसफर टू लेसी, तो आप लोगे यूजफुल लाइफ। अदर केस के अंदर आप लोगे लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर। ये सब लिखा हुआ है आपके नोट्स में, मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। नंबर 4, पेमेंट ऑफ लीज रेंटल। लीज लाइबिलिटी टू बैंक और बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल और बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल, ठीक। नंबर 5 बस, और कोई है नहीं वैसे, इतनी ही है एंट्री है। यही इंस्टीट्यूट आपसे ज्यादातर पूछता भी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट या तो आप आईआरआर लेते हो फर्स्ट प्रेफरेंस, इफ नॉट अवेलेबल देन लेजी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट का मतलब होता है कि भाई साहब, अगर आप लोन लेने जाते तो आपको किस रेट पे लोन मिलता, उसे बोलते हैं आपका इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। तो क्योंकि हमने शुरुआत ही बोरोइंग से करी थी कि भाई आप लोन लेने जा रहे हो, तो कौन सा रेट यूज करेंगे कि अगर आप लोन लेने जाते तो आपको कौन सा रेट मिलता। लेकिन पहली प्रेफरेंसेस को देनी है, आईआरआर को देनी है। इसके पीछे भी एक लॉजिक होता, बट मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि क्लास हमें फास्ट ट्रैक बैच देखो अननेसेसरी एक्सटेंड नहीं करना। रेगुलर में हम करते हैं बहुत सारे एग्जांपल से आईआरआर निकालना, ये वो फलाना ढिमकाना, क्योंकि उसमें आईआरआर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप इसको याद कर लो कि आईआरआर फर्स्ट प्रेफरेंस है या फिर लेजी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, these are calculated from, sorry, लेजर, ओहो, हाँ, लेजर पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे ये भी डाल दो, एंड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होती है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू लीज रेंट, ग्रो, ऐसा समझो जो भी लेजर को मिलना है, लीज रेंटल उसको मिलना है, गारंटेड आरवी भी उसी को मिलनी है, और मजे की बात है अनगारंटेड आरवी भी उसी को मिलनी है। इन तीनों का टोटल होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ब्लैक पेन से लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, ये होता है नेट इन्वेस्टमेंट। और अनअर्नड फाइनेंस इनकम, ये क्या होती है? ये होती है ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस माइनस नेट, ये सब आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैं दिखाऊं आपको? मेरा मन कर रहा था, देखो सब कुछ लिखा हुआ है, सारी एंट्रियां लिखी हुई हैं, देखो जी। मिनिमम लीज पेमेंट, लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एनुअल लीज रेंटल, गारंटेड आरवी, या फिर अदर किसी दूसरे पर्सन ने आरवी की गारंटी दे रखी है तो, या फिर लेजी ने खुद दे रखी है तो, ये छोड़ दो परचेज प्राइस ऑप्शन। ये होती है मिनिमम लीज पेमेंट लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट लेजी के लिए नॉट एप्लीकेबल। इधर देखो, ग्रॉस में एनुअल लीज रेंटल, गारंटेड आरवी, अनगारंटेड आरवी, ये बनती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ लीज। इसका प्रेजेंट वैल्यू, एनुअल लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू, गारंटेड आरवी का प्रेजेंट वैल्यू, अनगारंटेड आरवी का प्रेजेंट वैल्यू। ये परचेज प्राइस ऑप्शन छोड़ दो, ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन ना आपके ऊपर सवाल नहीं बनता। तो ये क्या बनता है? नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। और अनअर्न्ड क्या बनता है? ए माइनस बी। अनअर्न्ड क्या बनता है? ए माइनस बी। अभी ये सारे नोट्स गो थ्रू करवाऊंगा, बस मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपकी मन की संतुष्टि रहे कि हाँ भाई हमें लिखा लिखाया भी मिलेगा। फिर सर आप लिखवाते क्यों हो? क्योंकि ना उससे टच में बना रहता है, जैसे आप करोगे, आप भी मेरे साथ लिखोगे तो दिमाग में चली जाती है चीज, ठीक? तो इसलिए लिखवाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मैं एक बार पानी पी लूं जरा एग्जाम्पल से पहले। राम लिमिटेड टुक अप कार, अब मशीन लिख लो चलो, ऑन लीज फ्रॉम श्याम लिमिटेड। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स। ए, पहला क्या है? लीज पीरियड 5 years। बी, लीज रेंटल 2 लाख पर एनम। सी, डिस्काउंट रेट 10%। डी, लीज इज अ फाइनेंस लीज। ई, गारंटेड आरवी 20,000। एफ, अनगारंटेड आरवी 30,000। पास जर्नल इन राम एंड श्याम बुक्स। सॉल्यूशन, राम श्याम। राम क्या बोलेगा? ऑन
लीज टेकन, वो कहेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। किस अमाउंट से करेगा? वो कहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, जो कि कितना है 2 लाख, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% कॉमा 5, प्लस वो और क्या दे रहा है, गारंटेड आरवी और भी दे रहा है, प्लस 20,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% कॉमा 5। तो बताओ कितना अमाउंट आ रहा है? 1/1.10, 1 2 3 4 5, ग्रैंड टोटल 3.791। तो 2 लाख इंटू 3.791 प्लस 20,000 इंटू 1/1.10, 1 2 3 4 5, 621, 0.621, 3.791 इंटू 2 लाख, 7,58,200 प्लस 20,000 इंटू 0.621, 12,420, 7,58,200 प्लस 12,420, 7,70,620। वो दिखाएगा किस पे? 7,70,620। शाम, जो कि क्या है, एक लेजर है, वो कहेगा लीज रिसीवेबल टू एसेट, लीज रिसीवेबल टू एसेट। लीज रिसीवेबल टू एसेट, अब अज्यूम कर लो, बुक वैल्यू अभी निकाल लेंगे, चलो। ये किस पे दिखाएगा? ये दिखाएगा नेट इन्वेस्टमेंट पे। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, जो कि है 2 लाख इंटू 3.791, जो कि आ रहा है 7,58,000। थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी भाई साहब। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, जो कि आएगा 2 लाख इंटू 3.791, तो रुपीज 7,58,200। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV, जो कि है 20,000 इंटू 0.621, जो कि आ रही है 12,420। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, जो कि कितनी है 30,000 इंटू 0.621, 0.621 इंटू 30,000, 18,630 प्लस 12,420 प्लस 7,58,200, 7,89,250, 7,89,250। मान लो एसेट की वैल्यू आ रही थी 8 लाख रुपए, तो लॉस आ जाएगा, कितना लॉस आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट माइनस 8 लाख 10,750, 10,750 का लॉस आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। कितने की एसेट आ रही है? एसेट आ रही है 7,70,620। एज्यूम कर लेते हैं जो लीज पीरियड है वही यूजफुल लाइफ है, तो डिवाइडेड बाय 5। तो डेप्रिसिएशन कितना निकल कर आ रहा है?
77620 divided by 5, 1,54,124, 1,54,124। यहाँ पे एंट्री ये होगी नहीं। नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस बुक करेगा, ये क्या एंट्री करेगा, ये कहेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अमाउंट क्या आएगा बताओ जी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 77620, इसका 10%, क्योंकि यही आपने डिस्काउंट रेट यूज करा था, तो 77,062, 77,062 ये बुक करेगा लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम। इसका अमाउंट कितना है 789,250, 789,250, इसका 10%, तो 78,925, 78,925। फिर उसके बाद एक सेकेंड, नंबर 4, लीज पेमेंट जब आएंगी तो ये क्या करेगा, ये कहेगा लीज लायबिलिटी टू बैंक। कितने से, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 2 लाख रुपए से। और ये क्या कहेगा, ये कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल, कितने से 2 लाख रुपए से। ऐसे ही एंट्रियां चलती रहेंगी। जब अगले साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो वो पता है कैसे निकालोगे, अगले साल का आप जब इंटरेस्ट निकालोगे आप कहोगे 77620 प्लस 77,062 माइनस 2 लाख, क्योंकि यही आउटस्टैंडिंग होगा ना अगले साल। और सिमिलरली उसके केस में भी यही करोगे, प्लस इंटरेस्ट इनकम माइनस पेमेंट, क्योंकि वही आउटस्टैंडिंग होगा दूसरे साल। फिर उस पे 10% निकालोगे और ऐसे करके चलता रहेगा सिलसिला। इंस्टीट्यूट आपसे नहीं पूछता बिल्कुल एंड तक का बताओ, मेरे को बस आपको कॉन्सेप्ट देना था, तो मैंने इसलिए उसके लिए ये एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, accounting for operating lease, accounting for operating lease, lessee, lessor, on payment, on taken off lease, taken off lease, no entry। लीज पे लिया है तो एक्चुअली में भाड़े पे लिया है तो कोई एंट्री नहीं होगी। ऑन लीज पेमेंट, वो कहेगा लीज रेंटल डेबिट टू बैंक, और ये कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज इनकम। डेप्रीसिएशन इसकी किताबों में नहीं आएगा, इसकी किताबों में एज यूजुअल चलेगा, जैसे चलता आ रहा था वैसे चलता रहेगा। नोट, लीज रेंटल एक्सपेंस ये लेजी की किताबों में, और इनकम ये लेजर की किताबों में कैल बी डेबिटेड या फिर क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स and any difference
shall be लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये जब सवाल कराएंगे तो एंट्री करा देंगे, उसमें समझ आ जाएगा लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 10, सेल एंड लीज बैक। तो सेल एंड लीज बैक का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये एक ए लिमिटेड कंपनी है, इसके पास एक मशीन है, इसको पैसों की जरूरत पड़ी, इसने ये मशीन बेच दी, किसको, बी लिमिटेड को बेच दी, ठीक है, और बी लिमिटेड से यूज करने के लिए वापस से लीज पे ले ली। तो पहली हो गई सेल की ट्रांजैक्शन, दूसरी हो गई लीज की ट्रांजैक्शन, हेंस ये बन गई सेल एंड लीज बैक। अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग डिपेंड करती है कि लीज की ट्रांजैक्शन, जो लीज की क्लासिफिकेशन है वो फाइनेंस लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। भाई फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जांपल, ए लिमिटेड sells a machine to B Limited for rupees 8,52,800। A Limited took machine on lease from B Limited at annual rental of rupees 1 lakh, rupees 1,60,000। Discount rate is 10%. Book value of machine in A Limited books when sold is equal to rupees 1,80,000 और लीज पीरियड इज इक्वल टू 8 years। ये क्वेश्चन है आपके आरटीपी सितंबर 25 का, ये आपके आरटीपी सितंबर 25 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन तो देखो जी, चेक फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो कैसे चेक करते हो, आप कहते हो भाई प्रेजेंट वैल्यू निकालो लीज पेमेंट्स की, वो फेयर वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। सर फेयर वैल्यू तो आपने बताई नहीं, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लिख लो। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट यही तो होगी जितने की बिकी है, रुपीज 8,52,800। तो क्या 8,52,800 अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू के 10% कॉमा 8। तो देखो जी क्या वैल्यू निकल कर आती है, 1,60,000 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्रैंड टोटल 5.335। तो 1,60,000 इंटू 5.335 इंटू 1,60,000, 8,53,600। तो ये भाई बराबर आ गया अप्रोक्सीमेटली 8,52,800 के। तो देयरफॉर
इट इज अ फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग आप कैसे करते हो? आप कहते हो एसेट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? आप एसेट को कितने से डेबिट करते हो भाई साहब? आप एसेट को डेबिट करते हो, थोड़ी दूरी पे लिखेंगे, फेयर वैल्यू जो कि है 8,52,800, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो कि है 8,53,600, विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है? लोअर है ये, तो 8,52,800 टू एसेट कितने की निकल गई? 1,80,000। ये तो हमेशा बुक वैल्यू पे ही आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना ना ना, इसको बोलेंगे टू डेफर्ड गेन। अभी समझाता हूं कैसे। 8,52,800 माइनस 1,80,000, 97, वही 8,52,800 माइनस 1,80,000, 6,72,800। जरा सुनो ध्यान से भाई, ए ने मशीन बेची बी को और वापस ले ली लीज पे, तो एक्चुअली में तो मशीन बेची नहीं। अब वो कह रहा है 8,52,800 माइनस 1,80,000, मेरे को गेन हो गया 6,72,000 का, और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन आना चाहिए 6,72,000 रुपए का। तो मुझे जरा एक बात सोच के बताओ, क्या दिल से आवाज आ रही है कि उसने बेची है? क्या आप लोगों के दिल से ये आवाज आ रही है कि भाई उसने एक्चुअली में मशीन बेची है? बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप लोग, सोच के बताओ कि क्या आपको लग रहा है भाई उसने मशीन दी और वापस ले ली, तो क्या उसने मशीन बेच दी? नहीं, ये सब दिखाया जा रहा है, फेक है, झूठा दिखाया जा रहा है ताकि प्रॉफिट बुक कराया जा सके। तो इसी चीज को स्टैंडर्ड रोकता है। उसने बोला कि कोई प्रॉफिट बुक नहीं होगा, तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हुआ उसको हम डेफर कर देंगे, हम उसको कहेंगे उसको धीरे धीरे करके बुक करना। और अगर ये लीज फाइनेंस लीज है तो फाइनेंस लीज के अंदर वापस से अपनी एसेट दिखाओ यूजिंग फाइनेंस लीज फॉर्मूला। तो हमने वो दिखाई 8,52,800 की, क्योंकि ये एसेट जा रही है तो इसको तो क्रेडिट करना ही था, तो वो हमने क्रेडिट कर दी, और जो गेन हुआ उसे क्या कर दिया? डेफर कर दिया। दिस इज द रूल ऑफ, जब आप लीज लेते हो सेल एंड लीज बैक पे, लीज करते हो फाइनेंस लीज, तो आप जो भी गेन है उसको डेफर कर देते हो। ठीक, उसके बाद impact on profit and loss account। when nothing happened, अगर कुछ भी ऐसा ना होता सेल एंड लीज बैक जैसा, या when ट्रांजैक्शन हैपन, अगर कुछ भी ऐसा ना होता कि भाई सेल एंड लीज बैक ना होती, तो क्या होता? तो डेप्रिसिएशन आता पी एंड एल के अंदर। बताओ कितना डेप्रिसिएशन आता? सर बुक वैल्यू थी 1,80,000 की, और लाइफ कितनी है? लाइफ है 8 ईयर्स की, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8, 22,500 रुपए का डेप्रिसिएशन का खर्चा आता, इससे प्रॉफिट गिर जाता। अब जब ट्रांजैक्शन हुई है तो बताओ डेप्रिसिएशन कितने का आएगा? सर अब तो आएगा 8,52,800 डिवाइडेड बाय 8, 1,06,600, इतने का डेप्रिसिएशन आएगा। तभी स्टैंडर्ड ने बोला इस डेफर्ड गेन को भी पी एंड एल के अंदर ले जाओ धीरे धीरे इन टर्म ऑफ लीज पीरियड। यहां आ जाएगा डेफर्ड गेन। कितना है डेफर्ड गेन? 6,72,800 डिवाइडेड बाय 8, तो 6,72,800 डिवाइडेड बाय 8, 84,100 का प्रॉफिट आ जाएगा पी एंड एल के साइड में, माइनस 106600। तो देखो नेट इंपैक्ट क्या आ गया? 22,500, जो ट्रांजैक्शन से पहले आ रहा था, वही इंपैक्ट आ गया जो ट्रांजैक्शन से पहले आ रहा था। तो कहने का मतलब है कि जब कभी आप लीज सेल एंड लीज बैक करो और वो फाइनेंस लीज की नेचर की हो, तो जो भी गेन आए उसे डेफर कर दो। किस पीरियड में डेफर कर दो? लीज पीरियड में डेफर कर दो। और जो भी आपने एसेट निकाली है उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन करो, और डेफरमेंट को भी आप नॉर्मल पी एंड एल की क्रेडिट साइड में लेके जाओगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में लेके जाओगे। आपका नेट इंपैक्ट किसके बराबर आएगा? नेट इंपैक्ट बराबर आएगा अगर ट्रांजैक्शन ना होती। तो हेंस
आपका पर्पस फुलफिल हो गया। जो भी उन्होंने करा अपने बुक्स के अंदर 6,72,800 का गेन दिखाने के लिए, वो पूरा ना कर पाए। अगर ये ट्रांजैक्शन ना करते तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 22,500 का फर्क आता, और प्रॉफिट कितने से कम होता, 22,500 का। ट्रांजैक्शन करने के बाद जो हमने अकाउंटिंग दी उसमें भी 22,500 का फर्क आ रहा है, इसलिए उनका पर्पस क्या हो गया, डिफीट हो गया। तो दिस इज द अकाउंटिंग ऑफ सेल एंड लीज बैक, जब वो फाइनेंस लीज के अंदर होता है। और जब वो अकाउंट अगर लीज ऑपरेटिंग लीज है, तो ये ना मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से ही समझा पाऊंगा, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन जब करेंगे मैं तो आपको समझाऊंगा कि नोशनल गेन क्या होता है, एक्चुअल गेन क्या होता है। अभी एग्जांपल्स देने का इसका फायदा नहीं है, वो क्वेश्चन के अंदर मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वाली जो है जर्नी वो खत्म होती है। बट हमें एक बार जो अपने नोट्स हैं उसको भी गो थ्रू करना है, ताकि कल को जब आप रिवाइज करो तो आपको ये नए जैसे ना लगे। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की एक बात कर लेते हैं छोटी सी। तो भाई साहब नेचुरल रिसोर्सेज पे ये नहीं लगता, सीधा सीधा हेडिंग ही नॉट एप्लीकेबल डाल रखी है। मोशन पिक्चर फिल्म्स वीडियो रिकॉर्डिंग इन पे भी नहीं लगता, और लैंड के लीज होल्ड लैंड के ऊपर भी ये नहीं लगता। एएस 10 लग करके चलता है। मीनिंग ऑफ लीज टर्म छोड़ देने का है, मीनिंग ऑफ लीजेस छोड़ देने का है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस, क्लासिफिकेशन के लिए दो तरीके हैं, जिस टोटल 8 पैरामीटर हैं। 5 है डिटरमिनिस्टिक, 3 है सजेस्टिव। हमने आपको डिटरमिनिस्टिक लिखवा रखे हैं जो कि ये थे। सजेस्टिव में कुछ है नहीं, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। मेन डिटरमिनिस्टिक और उन सब में इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक। अच्छा, जब ये वाला सवाल है कि फेयर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मिनिमम लीज पेमेंट, तो कैसे चेक करना है, आईआरआर निकालना है अगर वो गिवन नहीं है। जनरली वो आपको गिवन होगा। कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एट द अबव रेट, फिर उससे आपको लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जिसका हमने एग्जांपल्स भी करे थे, और चेक करना है कि वो 90% के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर आता है फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग लेजी की किताबों में। तो आप क्या बुक करते हो, सबसे पहले आप लीज एसेट बुक करते हो टू लीज लायबिलिटी, और ये अमाउंट कैसे लेते हो, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड जीआरबी, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू, जो भी इन दोनों का लोअर आता है वो आप यहाँ पे लेकर के चलते हो। फिर बैलेंस शीट डेट पे आप क्या लेते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो मैंने आपको बता लिखवाया भी था कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो यूजफुल लाइफ, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर, यानी कि शॉर्टर। फिर उसके बाद आप क्या बुक करते हो, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग से। आउटस्टैंडिंग कैसे निकालते हो, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस लीज पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो जो ओपन इस इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इस ओपनिंग बैलेंस पे इनटू रेट, वही यहां पर आ जाता है। और लीज पेमेंट जो होंगी वो उसकी एंट्री है रिलीज अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, ये पॉइंट आप छोड़ सकते हो, ये एक इंफॉर्मेशन का पॉइंट है। दो इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसके अंदर एंट्री फेयर वैल्यू से हो रही है, तो आपको आईआरआर रिवाइज निकालना पड़ता है, बट इतना टेक्निकल ना आता नहीं है, तो फास्ट ट्रैक के अंदर आप उस पर इतना जोर मत डालो, ठीक है। डिस्काउंट रेट क्या होता है, या तो आईआरआर या फिर लेजी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, अगर आईआरआर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेजर की किताबों में अकाउंटिंग कैसे होती है, वो कहता है लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीपी विद अमाउंट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल यूजीआरबी एंड जीआरबी एंड पीपी कैरिंग अमाउंट शैल बी यूज्ड, एनी डिफरेंस शैल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पढ़ो, विद द अमाउंट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल यूजीआरबी एंड जीआरबी। ये क्या होता है, ये होता है साहब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। एंड फॉर पीपी, पीपी के लिए क्या यूज करोगे, कैरिंग अमाउंट। फिर लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम और बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। इंटरेस्ट इनकम यहीं से उठ के आ रही है, कैसे आ रही है, जो भी बैलेंस होगा ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जो यहां से आएगा, उस पे रेट लगाओगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और कितना लीज रेंटल आपको रिसीव हो गया, और क्लोजिंग लीज रेंटल रिसीव की एंट्री ये रही, जो हमने एग्जांपल में भी करी थी। ये पॉइंट आप छोड़ सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ये हम देख चुके थे। मैन्युफैक्चरर और डीलर भी आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होता, ज्यादा इंस्टीट्यूट नहीं पूछता, तो आप छोड़ सकते हो।
कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। बट इसके अंदर भाई एक चीज ध्यान रख लेना, एंट्री क्या होती है, लीज रिसीवेबल टू सेल होती है, क्योंकि अब वो एसेट नहीं है आपकी, वो इन्वेंट्री है, तो इसलिए हम उसको सेल दिखाते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री दिखाते हैं। ठीक। ऑपरेटिंग लीज के अंदर मैंने आपको बताया था, लेजी के अंदर क्या होता है, लीज रेंटल टू बैंक, और लेजर क्या कहता है, बैंक टू लीज रेंटल। मैंने आपको नोट भी लिखवाया था कि लीज इक्वलाइजेशन में जाता है अमाउंट, क्योंकि लीज रेंटल किसके बेसिस पे होता है, रिकॉग्नाइज इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट, और लीज रेंटल शैल बी रिकॉग्नाइज इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट, इसलिए एनी डिफरेंस शैल बी लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व। फिर समराइज भी कर रखी है अकाउंटिंग भाई, लेजर की किताबों में और लेजी की किताबों में ऑपरेटिंग लीज की एसेट लेजर की किताबों में रहता है तो डेप्रिसिएशन उसके पास ही रहता है, इम्पेयरमेंट उसी के पास रहता है, लीज रेंटल इनकम बन जाता है। एसेट उसकी किताबों में आता नहीं तो डेप्रिसिएशन का सवाल पैदा नहीं होता, इम्पेयरमेंट का सवाल पैदा नहीं होता, एक्सपेंस वो रिकॉग्नाइज करता है ऑन एसएलएम बेसिस पे। आईआरआर, आईआरआर कैसे निकालते हो, जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो होता है, ये मैं आपको नहीं करा रहा, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल अगर मुझे लगता नहीं, क्योंकि क्वेरी ना आती भी नहीं है इससे, अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही है दिक्कत तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, देन वी विल डिस्कस द हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर। बट बाकी जनरली निकल जाता है, नहीं तो सवालों में गिवन होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक। चेंज इन लीज टर्म रहने दे सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल फॉर फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीजेस, तो इसके हमने स्टेप्स प्रॉपर लिख रखे हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के, कि भाई आप किस तरीके से स्टेप निकाल करोगे, ये हमने इक्वेशन के थ्रू भी समझा था, याद आ रहा है, डिटरमाइन द कॉस्ट, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी जीआरवी, स्टेप 2-1, ये मैंने उनको स्टेप में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको इक्वेशन बनाई थी ना, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट कॉमा एन, ऐसे करके मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, उसको स्टेप्स में लिखा हुआ है, और ऑपरेटिंग लीज वाला भी मैंने वही स्टेप्स लिखे हैं जो हमने एग्जांपल के थ्रू करे थे। फिर सेल एंड लीज बैक, अगर वो फाइनेंस लीज है तो ट्रीटमेंट ऑफ सेल एंड लीज बैक एंड कैरिंग अमाउंट, तो गेन और लॉस जो होगा अमोटाइज होगा ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज एसेट। देखा 22,500 आया था ना इम्पैक्ट, इसीलिए आया था। ऑपरेटिंग लीज वाला ये लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर सकते हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि भाई साहब सेल एंड लीज बैक का किस तरीके से होता है। ठीक। तो दिस इज इट, इतने ज्यादा नोट्स पे उस पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं साथ के साथ लिख भी रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना ही है नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, सवालों के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो समझा है उसे लगाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।